और मृत्यु जीवन के दो अटल सत्य हैं जिनका सामना इस पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान को करना होता है। जीवन, जन्म और मृत्यु के इन्हीं दो पड़ावों के बीच घटने वाली कहानी है और जीवन और मृत्यु का यह खेल हजारों करोड़ों वर्षों से चल रहा। लेकिन हाल ही के वर्षों में जन्म की प्रक्रिया को तो विज्ञान ने प्रभावित करने की क्षमता दिखाई है, लेकिन मृत्यु वैसे ही आती है जैसे अब तक आती रही है। इसलिए आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या अब मृत्यु और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में भी बदलाव संभव है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग परंपराओं के अनुसार उसकी अंतिम क्रिया की जाती है और इसे इस दुनिया से विदाई दी जाती है। जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो दाह संस्कार करते हैं। दूसरे धर्म के लोग जैसे ईसाई या मुस्लिम बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो शव को कब्र में दफना देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या मरने की इन प्रक्रियाओं को भी आज के मुताबिक बनाया जा सकता है? आज हम इसी संभावना का एक विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये स्पष्ट कर दें कि हम किसी की आस्था, किसी धर्म या किसी परंपरा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम केवल मृत्यु के बाद अंतिम क्रिया में आ रहे बदलावों पर आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार लेकर आए और इसके केंद्र में है इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश के आगरा से आई ये खबर, जहां ईसाई धर्म ने कब्रों को लीज पर देने का फैसला किया है। आगरा में अब ईसाई समाज को 5 वर्ष की लीज पर देगा कब्र। मरने वाले के परिवार से इस बारे में लिखित सहमति ली जाएगी। 5 वर्ष के बाद उस कब्र को किसी और को अगले 5 वर्ष के लिए दे दिया जाएगा। आगरा में 4 ईसाई कब्रिस्तान हैं, जिनमें कई कब्रें ऐसी हैं जो अंग्रेजों के जमाने की हैं। ऐसे में इन पुरानी कब्रों को खोदकर दूसरे शवों को दफनाने के काम में लाया जा सकेगा। शवों को दफनाने की प्रक्रिया सदियों से चलती आ रही है। यह इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी परंपराओं में एक है। करीब 1 लाख वर्ष पहले इंसानों को दफनाने का इतिहास मिलता है। इसकी शुरुआत मिस्र से किए जाने का दावा किया जाता है, जब इंसान को कब्र में दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हर वर्ष पूरी दुनिया में 5.5 से 6 करोड़ लोग मरते हैं। इनमें करीब आधे यानी 2.5 से 3 करोड़ लोगों को दफनाया जाता है। दफनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। कभी ना कभी तो यह जमीन भी खत्म होगी, कभी ना कभी तो जगह कम पड़ेगी और वो कम पड़ने लगी है। आगरा अकेला इसका उदाहरण नहीं है। दुनिया में बहुत सी जगहों पर कब्रिस्तान की जमीनों को लेकर यही समस्या है। ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों जैसे इटली, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, हांगकांग, सिंगापुर जैसे विकसित देशों में भी शवों को दफनाने की जगह कम पड़ने लगी है। कोविड के दौरान लोगों ने इस समस्या को और करीब से देखा, जब बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई और कब्रिस्तान से लेकर शमशान घाट तक पर जगह कम पड़ने लगी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में तो यह हाल है कि वहां कब्रिस्तान पर लोगों के घर बने हुए हैं, या यूं कहें कि लोगों के घरों में कब्रें आ गई हैं, क्योंकि न दफनाने के लिए जगह है, न ही रहने के लिए। ऐसे में लोगों ने कब्रिस्तान में ही अपने घर बनाने शुरू कर दिए। सवाल यह है, क्या मृत्यु के बाद की जाने वाली क्रियाओं को भी अब प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बदलने का समय आ गया है? क्या अब इन प्रक्रियाओं को भी ज्यादा इको फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए? क्योंकि एक सच ये भी है कि इस दुनिया में जमीन भी सीमित है। ताबूतों, दाह संस्कार में जिन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है वो भी तेजी से कम हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को ऐसा बनाना जरूरी हो गया है जो प्रकृति के अनुरूप हो? हम फिर से कहना चाहते हैं, हम किसी परंपरा पर सवाल नहीं उठा रहे, बस आधुनिक दुनिया की जरूरतों के मुताबिक एक नया विचार आपके सामने रख रहे हैं। उदाहरण के लिए शमशान घाटों में अब इको फ्रेंडली तरीका अपनाया जा रहा है, जहां लकड़ी की बजाय इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी से शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये भाव तो लोगों के मन में है कि हम जीवन भर प्रकृति से कुछ ना कुछ लेते हैं, मरने के बाद भी प्रकृति को किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में चोट पहुंचाते हैं। भारत में हर साल दाह संस्कार के लिए 3 लाख टन लकड़ी जलानी पड़ती है।
जिसके लिए प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। इसी तरह दफनाने की प्रक्रिया के दौरान जो ताबूत इस्तेमाल होते हैं वो भी लकड़ी से तैयार होते हैं। प्रकृति को पहुंचने वाले इस नुकसान को कम करने के लिए इटली में एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। इसे आप पूरी तरह इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार भी कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है कैप्सुला मुंडी। इसके तहत एक मृत व्यक्ति को एक कैप्सूल में डाल दिया जाता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ऐसा कैप्सूल जो अपने आप मिट्टी में मिल जाता है। कैप्सूल में शव को रखा जाता है, उसके साथ उसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डाला जाता है और अंत में उसे जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। धीरे धीरे वो जमीन से पोषण सोखते हुए बायोडिग्रेड हो जाता है, यानी कि वो प्रकृति में मिल जाता है। उसके ऊपर एक पौधा उग जाता है, धीरे धीरे वो पौधा एक पेड़ बन जाता है। इस तरह कई सारे शव जब एक ही जगह कैप्सूल के रूप में दबाए जाते हैं और उनके ऊपर पेड़ उगाते हैं और कुछ ही वर्षों में एक हरा भरा जंगल तैयार हो जाता है। मरने से पहले ही कौन सा पेड़ लगाया जाएगा यह भी तय कर लिया जाता है। मृतक के परिवार के लोग चाहें तो उस पेड़ को पानी भी दे सकते हैं। हर पेड़ में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जिससे इसका मकसद यह है कि भविष्य में मृतक के परिवार वाले पेड़ की पहचान कर पाएं। जीपीएस के जरिए परिवार के लोग पेड़ तक पहुंच सकते हैं, उसे गले लगा सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उसकी छांव में बैठकर पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं। एक तरह से यह मृत्यु से जीवन का बीज बोने का एक नया प्रयोग है। आमतौर पर मृत्यु को जीवन का अंत माना जाता है, लेकिन इस प्रयोग के तहत मृत्यु को ही अगले जीवन का एक बीज बनाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय देशों में एक अलग तरह की अंतिम क्रिया भी प्रचलन में आई है। इस क्रिया का नाम है रेज़ुमेशन। इस प्रक्रिया में गर्म पानी और एसिड की मदद से मृत शरीर को खत्म किया जाता है, जिसके अंत में पानी और राख होती है। राख को मृतक के परिवार को सौंप दिया जाता है। इसे भारत में अस्थियां जमा करने जैसा कहा जा सकता है। पारसी समुदाय शवों को गिद्ध और दूसरे पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देता है। दख्मा, जिसे टावर ऑफ साइलेंस भी कहते हैं, उस जगह शवों को पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद पक्षी शवों को खा जाते हैं। दख्मा करीब 3000 वर्ष पुरानी परंपरा है। ऐसा करने वाले समुदायों का मानना है कि प्रकृति से आया इंसान प्रकृति में ही मिल जाता है। लेकिन इसका नाम है एक्वेमेशन। इस प्रक्रिया में मृतक के शरीर को कुछ घंटों के लिए पानी और एक विशेष तरह के मिश्रण में 150 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिसके अंत में शरीर का कोई भी हिस्सा, यहां तक कि टिश्यू और डीएनए भी नहीं बचता। यह तरीका फिलहाल केवल अमेरिकी राज्य वॉशिंगटन में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी का मरना, आपके पास से कोई चला गया, यह आसान नहीं होता। उसको आसान बनाने के लिए, आपको संभालने के लिए ही ये अंतिम क्रियाएं निश्चित की गई हैं। भले ही कोई सादे तरीके से अपनी जिंदगी जी जाए, लेकिन उसकी अंतिम क्रिया से उसकी मृत्यु को असाधारण बनाया जा सकता है। उसकी अंतिम क्रिया को इको फ्रेंडली या ग्रीन डेथ में बदला जा सकता है, जिसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण भी ना हो। ऐसी मौत जिससे पृथ्वी और प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही कुछ ऐसा भी हो जिससे कि मरने के बाद भी किसी का अपने चाहने वालों के बीच जीवित होने का एहसास हो सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार शाम 7 बजे कुछ ऐसी और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।